हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि बजट 2021 के कौन-कौन से पॉइंट को हमें एज अ प्रोफेशनल या एज अ क्लाइंट ध्यान में रखना है और उनके इम्पैक्ट क्या-क्या हैं। लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी के पॉइंट्स को टेकअप किया था पार्ट 1 में, जिसमें हमने उसको डिटेल में कवर अप किया था। अराउंड 45 मिनट्स की डिस्कशन हमारी बीच रही थी। तो वो वीडियो अगर आपने रेफर नहीं करी है तो इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, तो वहां से आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सारे मेन पॉइंट्स जो है कवर अप करे हैं वन बाय वन, तो जो कि हमें बहुत ही ध्यान रखना है और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो भी हमने साथ के साथ साथ डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स के जो बजट में प्रपोजल्स रखे गए हैं उसमें कौन कौन से मेजर हमारे पॉइंट्स बनते हैं और हमें किस किस बात का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन कौन से मेजर एरियाज हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो स्क्रीन में आपके साथ शेयर हो रही होंगी कि की हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट इन जीएसटी इन द फाइनेंस बिल 2021 टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द नोटिफाइड डेट लेटर। इसमें हमने जी अब जो हम आज की वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग करेंगे। और इनकम टैक्स में भी स्लैब रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें अब न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में से ऑप्ट करना होगा और हमें पर्टिकुलर केस में देखना होगा कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें ओल्ड स्कीम में ही कंटिन्यू करने में बेनिफिट है या हमें न्यू स्कीम में ऑप्ट करने में बेनिफिट है। न्यू स्कीम में जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्लैब जो टैक्स रेट है वो कम है, लेकिन हमें एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी, वहां पे डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। लेकिन ओल्ड स्कीम में हम जानते हैं कि सीधा 5% के बाद नेक्स्ट स्लैब जो है सीधा 20% का आता है, लेकिन वहां पे हमें बेनिफिट मिल जाता है डिडक्शंस का। तो हमें केस टू केस ये डिसाइड करना होगा कि हमें ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है या न्यू स्कीम बेनिफिशियल है। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें कंपेयर करना है। आज हम बेसिकली देखेंगे कि बजट के रिगार्डिंग बजट में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अमेंडमेंट इन सेक्शन 44 AB। 44 AB जिसकी करंट पोजीशन, इफ द टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़ टैक्सपेयर नीड टू गेट्स इट अकाउंट ऑडिटेड। 44 AB के तहत हमें अकाउंट्स ऑडिट मैंडेटरी होते हैं और उसकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ है। प्रीवियस बजट में इसको इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया था, विद अ कंडीशन कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो 95% से ज्यादा होनी चाहिए। ये उसमें कंडीशन रखी थी। बेसिकली उसमें कंडीशन थी कि कैश ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 5% तक ही अलाउड थी। इसमें जो इस बजट में बदलाव करे गए हैं वो ये है कि इस 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम है, बस 5 करोड़ की जगह लिमिट 10 करोड़ कर दी है। अगर बेसिकली अब ये कहा जाएगा कि 1 करोड़ की जो लिमिट है वो 10 करोड़ की हो जाएगी अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। 5% ऑफ कैश ट्रांजेक्शन वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है तो हमारी 1 करोड़ की लिमिट जो है 10 करोड़ की हो जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट अमेंडमेंट 44 ADA के रिगार्डिंग में है, जहां पे एलएलपी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थी। एलएलपी में जो है 44 ADA जो है ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 ADA इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी। एलएलपी जो है ऑप्ट नहीं कर सकती 44 ADA। एडीए का बेनिफिट जो है 44 जो है एलएलपी नहीं ले सकती, जहां पे जो है 50% मोर देन 50% डिक्लेयर करके अपनी इनकम हम दिखा सकते, प्रिजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हैं, लेकिन एलएलपी को ऑथराइज नहीं है इस बेनिफिट के लिए। यहाँ पे ये लिखा गया है हेंस एलएलबी हैज स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट अमेंडमेंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 139। 139 जो कि हमें पता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न के रिगार्डिंग होती है। वहां पे कहा गया सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड टैक्सेशन ऑफ स्पाउसेस गवर्न बाय प्रोसिक्यूट सिविल कोड as per the provision any income earned by the partner of a firm whose account are required to be audited
shall be apportioned between the spouse and include in their total income if section 5A apply to them. अगर 5A जो है एप्लीकेबल होता है तो उस केस में जो है अपोर्शन होती है पार्टनर और उसके स्पाउस के बीच में उसकी इनकम। इसमें बेसिकली क्या प्रपोज किया गया है, इट इज प्रपोज दैट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम टू बी एक्सटेंड टू 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ स्पाउस। यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग की डेट की बात करी गई है वो स्पाउस के रिगार्डिंग बात करी गई है जो कि कवर अप होते हैं सेक्शन 5A में। उन स्पाउस को जो है यहाँ पे कवर अप किया गया है, उसकी टाइम लिमिट को बढ़ाने की बात करी गई है 31 अक्टूबर तक। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न टू बी रिड्यूस बाय 3 मंथ। जैसे कि हम सब जानते हैं बिलेटेड रिटर्न जो है हम असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक फाइल कर सकते हैं और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। जो वो असेसमेंट ईयर तक का टाइम है उसको 3 महीने रिड्यूस करने की का प्रस्ताव रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिलेटेड रिटर्न की डेट जो है 31 दिसंबर हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा गया है थस द बिलेटेड रिटर्न कैन नाउ बी फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो यहाँ पे चेंज लाया गया है और ये पहले ये तो सेम ही है, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन द करंट सिस्टम बिलेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश अप टू एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। जो हमने बात करी कि अभी तक क्या होता है कि 31 मार्च तक हम बिलेटेड रिटर्न और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर यहाँ तक की लिमिट होती है। जो ये 3 महीने का टाइम है वो 31 मार्च से रिड्यूस होके 31 दिसंबर हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न सेम वे में, जैसे ही बिलेटेड रिटर्न की हमने बात करी सेम वे में रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट को भी रिड्यूस करने की बात करी गई है। उसका टाइम भी 3 महीने रिड्यूस करके 31 दिसंबर करने का प्रस्ताव करा गया है। वो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 31 दिसंबर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। A provision is to be inserted to explanation in subsection 9 of section 139 related to defective return। जो कि section 139(9) जो कि defective return की बात करता है, which will empower the board to specify class of SSC on which on whom condition specified in clause A to F to be to the explanation to section 139 shall be applicable or not with such modification as may be prescribed। तो इसमें भी अकॉर्डिंगली जो है डिफेक्टिव रिटर्न में भी बदलाव किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 194P। ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है जहां पे जो है सीनियर सिटीजन जो कि जिनकी एज 75 ईयर और अबव होगी उन सीनियर सिटीजन को कुछ रिलैक्सेशन दी गई है रिटर्न फाइलिंग से। अ न्यू सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर विच नो इनकम टैक्स रिटर्न for the senior citizen of 75 year or above age where total income consists of only pension income and interest income। इनमें कुछ कंडीशन रखी गई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उन केस में उन सीनियर सिटीजन को जिनकी एज 75 ईयर या उससे ज्यादा है उनको रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन दी जाएगी। Exemption from the following from filing their ITR if the following all condition are satisfied। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर ही एग्जम्पशन मिलेगी। पहली कंडीशन है पर्सन शुड हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेम बैंक। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो इंटरेस्ट इनकम, एक तो सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए और इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी सेम बैंक से होनी चाहिए जहां उसकी पेंशन इनकम आ रही है। सच पर्सन शुड हैव also received pension income in the same above bank। Such person have furnished a declaration to the specified bank in such form as may be prescribed। इस केस में क्या होगा कि बैंक को डिक्लेरेशन देनी होगी कि हमारी जो इनकम है वो पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम की है, ये डिक्लेरेशन स्पेसिफाई करनी होगी और बैंक को डिपॉजिट करनी होगी। द सेट बैंक शैल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सच इनकम आफ्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि टैक्स तो लगना ही है, टैक्स तो बैंक तो टैक्स काट ही लेगा, उनको रिटर्न फाइलिंग से एग्जम्पशन मिली है तो इस ऐसे केस में उसका टीडीएस कटना भी मैंडेटरी है, टैक्स कटना मैंडेटरी है। The said bank shall be required to deduct TDS on such income after deducting deduction under chapter 6A and rebate under section 89A 87A। तो ये सारी की सारी कंडीशन, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद जो है
अगर सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होगी और एज जो है सीनियर सिटीजन की 75 ईयर और मोर होगी तो उसको जो है आईटीआर फाइलिंग से एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है प्रपोजल में हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ सेक्शन 194 क्यू। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कशन करी थी सेक्शन 206 सी 1H के बारे में, जहां पे टीसीएस का प्रोविजन जो है 1 अक्टूबर 2020 से इंप्लीमेंट कर दिया गया था और वहां पे जो है 10 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर है उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कर दी थी, जिनकी जहां पे जो है किसी से अमाउंट रिसीव हो रहा था और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 50 लाख। सेम जो है इम्प्लीकेशन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंप्लीमेंट कर दी है। वहां पे टीडीएस जो है डिडक्ट करना होगा, स्लैब रेट भी सेम रखा है, लिमिट भी सेम रखी है कि एप्लीकेबल उसी के ऊपर होगा जिसकी टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ऊपर होगी। और वहां पे जब वो पेमेंट करेगा, जब अपने वेंडर को पेमेंट करेगा 50 लाख से ऊपर की उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वहां पे उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं। पर्पस ऑफ द सेक्शन 194Q, लास्ट ईयर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट टीसीएस प्रोविजन फॉर द सेलर। जो अभी हमने बात करी कि लास्ट ईयर जो है टीसीएस का प्रोविजन इंप्लीमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से। सेम वे में जो है टीसीएस भी लाया गया ऑन द जो टीसीएस का था ऑन द रिसीप्ट, वो रिसीट बेसिस पे था ऑफ द सेल ऑफ गुड्स मोर देन वैल्यू 50 लाख एज अ सेल कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। TCS is applicable on the amount of receipt which is greater than 50 lakh, 50 लाख से ऊपर की and receive after 1st October 2020. Here the seller are covered whose turnover is 10 करोड़ और more. वहां पे कौन कौन से कवर थे जिसकी टर्नओवर, जो वो सारे सेलर्स जो जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ और मोर हो। बट सेलर whose turnover is less than 10 crore but his receipt from the sale of goods to a particular buyer exceeding 50 lakh is not covered. जहां पे टर्नओवर जिसकी 10 करोड़ से नीचे हो जाती थी वो उससे बाहर हो जाता था, उस प्रोविजन के प्रीव्यू से, सेक्शन 206 के प्रोविजन से वो बाहर हो जाता था, क्योंकि वो एप्लीकेबल ही उसी एंटिटी पे होता था जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। चाहे अगर उसकी जो है उस बायर से डीलिंग जो है 50 लाख से ऊपर भी होगी, लेकिन उसकी ओवरऑल जो ग्रॉस टर्नओवर है 50 लाख 10 करोड़ से नीचे है, तो भी सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं होता है 206C। अब हम तो इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर ये बात करी गई, देयरफॉर इट इज देयर वाज नो लायबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन सेलर। टू हैंडल दिस सिचुएशन गवर्नमेंट कम इनटू विद अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोविजन। सेम जो है प्रोविजन जो है लाया गया फॉर द परचेजर बायर विद टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। सेम टीसीएस की जैसी जैसी एप्लीकेबिलिटी थी, सेम टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी करी गई। और उसमें लिखा गया एनी पर्सन बीइंग अ बायर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, whose total sale gross receipt turnover exceeding 10 crore immediate in the immediately preceding financial year in which purchases are made, who's responsible for paying any sum to any resident for purchase of any goods of the value accreting such value is 50 lakh। सेम लिमिट रखी गई है, एप्लीकेबल किस पे होगा, 10 करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर पे, और जहां पे डीलिंग जो है 50 लाख से ऊपर की होगी। शेल मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अकाउंट ऑफ सेलर, या फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जो भी इनमें से जो भी पहले होगा वहां पे उसको जो है डिडक्ट करना होगा टीसीएस। क्या रेट रहेगा, 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है कि किस रेट पे टीसीएस काटना है और कब काटना है। जब 206C की एप्लीकेबिलिटी आई थी तो हमने डिटेल में उसकी चर्चा करी थी कि कैसे कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल्स लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं रेफर करी है और आपको कंफ्यूजन होती है कि कब हमारे को टीसीएस काटना है, किस अमाउंट पे काटना है, तो हमारे चैनल पे आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने अराउंड 3 से 4 वीडियो जो है अलग अलग उस पर बनाई है, FAQs भी डिस्कस किए हैं। सेम वे पे जो है टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से ही आ रही है। इन केस सेलर प्रोवाइड पैन डिटेल, रेट जो है पैन अगर होगा तो 0.1% टीडीएस रहेगा, अदरवाइज कितना रहेगा, 5% टीसीएस और टीडीएस रहेगा। एज पर सेक्शन 206C, जो पुराना वाला सेक्शन था जिसकी अभी तक हम टीसीएस वाला जो था
if the buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount, अगर ऑलरेडी डिडक्ट है तो उस केस में टीडीए सेक्शन 206C1H जो है अप्लाई नहीं होगा। आइदर एक ही सेक्शन अप्लाई होगा, ऑलरेडी अगर टीसीएस कटा हुआ है तो वैसे भी टीसीएस नहीं कटेगा, हेंस टीडीएस वुड बी डिडक्टेड बाय द बायर अंडर सेक्शन 194Q। However, TDS would not be applicable in section 194Q in case TDS is deducted under any other section or TCS collected under provision of 206C other than transaction to which 2061H apply। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी वो डिडक्टेड है तो उन केसेस में टीडी जो है दोबारा से वो डिडक्ट नहीं होगा। Amendment in section 206AA in section 194Q where the seller provide PAN रेट क्या रहेगा 1% और अदरवाइज क्या रहेगा 5%, हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात रही नए सेक्शन की जो कि 206AB, ये नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जहां पे टीडीएस टीसीएस, जहां पे जो आईटीआर फाइल नहीं करते थे उस केस में जो है टीडीएस या टीसीएस जो है हायर रेट पे डिडक्ट करने के लिए ये नए सेक्शन इंसर्ट किया गया है 206AB। तो ये 206 पहले तो हम बात करेंगे इसका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ सेक्शन 206AB टू एंश्योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय दोज पर्सन वो सफर्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टीडीएस, जिसका टीडीएस कट रहा है टीसीएस कट रहा है फिर भी वो फाइलिंग नहीं कर रहे, उनको जो है रिटर्न की एम्बिट में कवर अप करने के लिए जो है इसका ये जो है प्रोविजन लाया गया है। प्रपोज सेक्शन ऑफ टीडीएस वुड बी अप्लाई ऑन एनी सम और income or any paid or payable or credit by a person to a person who has not filed income tax return for the consecutive 2 previous years एंड साथ में एक तो 2 साल के पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल ना करी हो और साथ में टीडीएस और टीसीएस जो है पिछले 2 सालों का 50,000 से ऊपर उनका डिडक्ट भी हुआ हो। तो ऐसे केसेस में टीडीएस टीसीएस कट रहा है लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं फाइल करी हुई, तो ऐसे केसेस को कवर अप करने के लिए ये सेक्शन लाया गया है। और किस रेट पे टीडीएस कटेगा? हायर ऑफ ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन, जो रेट एप्लीकेबल होगा उसका जो है 2 गुना, और ट्वाइस द रेट इन फोर्स, जो एप्लीकेबल रेट इन फोर्स है वो, या फिर 5%। इन तीनों में से जोन सा भी हायर रेट होगा उस रेट पे उसका टीडीएस जो है काटा जाएगा। This section not apply tax where the tax is required to be deducted under section 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N। इन सेक्शन में अगर TDS कटा हुआ है तो फिर जाके इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। If the specified person does not provide PAN, अगर PAN नहीं प्रोवाइड करता, the tax shall be deducted at a higher of 2 rate. 2 of the rates provided under section 206AB और 206AA, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट निकलेगा 206AB का हायर वाला कॉलम देखेंगे और 206AA का हायर वाला कॉलम देखेंगे और उन दोनों में से कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो हायर रेट होगा उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा अगर पैन प्रोवाइड नहीं होता तो। अगर पैन प्रोवाइड नहीं होता तो दोनों सेक्शन का जो हायर रेट होगा वो रेट पे टीडीएस कटा जाएगा। However, such person shall not include, कौन इंक्लूड नहीं होंगे? नॉन रेजिडेंट जिसकी इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसको यहां से एग्जम्पशन दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन 206CCA विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of जुलाई 2021, हायर रेट ऑफ टीसीएस फॉर नॉट, अभी तक जो हमने बात करी वो हायर रेट ऑफ टीडीएस की बात करी फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ आईटीआर। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हायर रेट ऑफ टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। यहाँ पे भी सेम चीज ही करी गई है, यहाँ पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी, ऊपर जो एप्लीकेबिलिटी थी वो टीडीएस की थी। 206C of the act provide the higher rate of the TCS for non-furnishing of PAN. It's seen that while providing
has served its purpose in ensuring obtaining and furnishing PAN by various persons, there is a need to have similar provision to ensure filing of return of income by those persons who have suffered a reasonable amount of TCS. Hence, it is proposed to insert a section 206 CCA in the act as per the special. जैसे हमने ऊपर कवर अप किया था, रीजन देखा था कि टीडीएस कट रहा है फिर भी रिटर्न फाइल नहीं हो रही, सेम यहाँ पे भी रीजन दिया गया कि रीजन लाने की नीड क्या पड़ी कि किसी का टीसीएस जो है वो टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है, बस फिर उस केस में भी जो है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा. Proposed section 206 CCA of the act will apply on any sum or amount received by a person from a specified person. The proposed TCS rate is in this section is higher of the following rate. किस रेट पे TCS रहेगा? Twice the rate in the section, जो भी उसका एक्ट में जो रेट स्पेसिफाइड है, या फिर 5% विच एवर इज हायर. इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा उस रेट पे जो है टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 206 CCA. If the provision of section 206 CC of the act is applicable to the specified person, in addition to the provision of this section, the tax shall be collected at the higher rate of the two rate provided in section 206 CCA और 206 CC. जैसे हमने ऊपर देखा था ना, दोनों सेक्शन का हायर रेट जो है लग रहा था, सेम टीसीएस के में भी बिल्कुल सेम एकदम रखा गया है, सिर्फ रेट का फर्क है. वहां पे जो रेट था वहां पे था बेसिकली वहां पे 2 लिमिट थी, और सॉरी 3 लिमिट थी टीडीएस के केस में, ट्वाइस द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और ट्वाइस द रेट इन फोर्स और 5% विच एवर इज हायर. यहाँ पे क्या है टीसीएस में ट्वाइस द रेलेवेंट प्रोविजन इन द एक्ट और 5% विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे सिर्फ वहां पे 3 कंडीशंस थी, उनमें तीनों में से हायर, यहाँ पे दोनों में से हायर, बाकी सारी चीजें सेम है. यहाँ पे भी अगर 206 CC की एप्लीकेबिलिटी है तो वहां पे हम देखेंगे कि 206 CC या फिर 206 CCA, दोनों में से जो हायर रेट पड़ रहा है उस रेट पे जो है टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी करी जाएगी. अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द बोथ assessment year relevant to the 2 previous years which are immediately before the previous year in which tax is required to be deducted or collected. सेम उसी तरीके से कंडीशन है कि पिछले 2 साल को देखा जाएगा. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1) of the act has been expired for both these assessment year. 139(1) की यहाँ पे लिमिट देखेंगे, 139(1) की बिलेटेड रिटर्न नहीं देखनी, यहाँ पे 1 ओरिजिनल रिटर्न का टाइम पीरियड देखना है कि उसका टाइम जो है एक्सपायर्ड हो जाना चाहिए. एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इन हिज केस इज 50,000 और मोर इन ईच ऑफ 2 प्रीवियस ईयर. पिछले 2 सालों में जो टीडीएस या टीसीएस है वो 50,000 जो है दोनों सालों का टीडीएस और टीसीएस का एग्रीगेट मिला के होना चाहिए. तो ये 3 कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वो जो है पर्सन की कैटेगरी स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाएगा और उस पे जो है टीडीएस और सॉरी टीसीएस जो है वो हायर रेट पे काटा जाएगा. यहाँ पे भी स्पेसिफाइड पर्सन में इंक्लूड नहीं करा गया कौन, सेम जो ऊपर हमने देखा था टीडीएस के केस में, वो नॉन रेजिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, यहाँ पे भी उसको कवर अप नहीं करा गया. तो ये सारी मेजर अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में है. स्लैब रेट में चेंज नहीं करा इस साल, बट क्योंकि लास्ट ईयर ही न्यू स्कीम और ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का वो जो है इम्प्लीमेंट इसी बात से होना है, इसी फाइनेंशियल ईयर से होना है, तो इसलिए जो है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं करे इस बार. लेकिन जो हमने डिस्कशन करी यहाँ पे टीडीएस के रिगार्डिंग में काफी सारे चेंजेस कवर अप करे गए और नए नए प्रोविजन और हायर रेट पे टीडीएस काटा गया. तो वो सारी चीजें बहुत ही पहले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया गया था, फिर अब बायर को भी कवर कर दिया गया. और उसके बाद टैक्स ऑडिट की लिमिट को एनहांस किया गया, एलएलपी को क्लैरिफाई किया गया कि एलएलपी जो है 144 एडीए नहीं ले सकती. तो इस टाइप की कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो हम प्रोफेशनल्स को और हम क्लाइंट्स को हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये डे टू डे जो चेंजेस आ जाते हैं हमें उसको साथ साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है.
अपडेट होंगे तो उसी तरीके से हम आगे कंसल्ट कर सकेंगे, उसी हिसाब से जो है क्लाइंट अपने प्रॉपरली प्लानिंग कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। होप ये सारे पॉइंट भी आपने नोट डाउन करे होंगे, और जो जीएसटी के रिगार्डिंग जो चीज़ें थी उसको हमने बहुत ही डिटेल में जो है, जो मेजर पॉइंट्स थे और जो हमें ध्यान रखने थे वो हमने कवर अप करा है। और उसको लेट इसलिए हमने अभी इस चीज को थोड़ा सा डिले करके डाला है, ताकि सारे सबने बजट को देख लिया है और हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ताकि हम सब उसको प्रॉपरली नोट आउट कर सकें और ध्यान रख सकें। तो इसलिए मेजर मेजर पॉइंट ही हमने इसको यहाँ पे कवर अप करें। तो जीएसटी के रिगार्डिंग इस वीडियो के लास्ट में अब मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, तो आप वहां से प्लीज उसको क्लिक करके वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ही मेजर मेजर चेंजेस हैं और हमने उसको वन बाय वन बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।